हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। कल हम लोगों ने एसएससी जीडी की क्लास डिस्कस की थी और एसएससी जीडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे थे। 4-5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाया था कल मैं, उसके बाद क्लासेस को रोक दिया गया था। और हमें लगता है कि जो कल क्लासेस हुई थी वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे जो हम लोग वे बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। हमारा पहला लक्ष्य यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा दिए जाए जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो एसएससी जीडी, केवीएस, पीआरटी, सुपर टेट, यूपी टेट और भी आपका जो पेपर होने वाला है एसएससी सीएचएसएल को लेके, उसके सब महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया जाए। और प्यारे बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे अवेलेबल होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। जो शाम को क्लास होगी उसकी क्लास की पीडीएफ सुबह मिलेगी और जो सुबह की क्लास होगी वो पीडीएफ शाम को मिलेगी। और बहुत ही जल्द हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वो सुबह 8 बजे या 9 बजे की टाइमिंग पे क्लास में होगी। और जो ये प्रैक्टिस बैच है ये शाम को 9 बजे ही चलेगा, रोज़ शाम को 9 बजे। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सभी लोग क्लासेस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जोड़िएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार क्वेश्चंस की, बेहतरीन क्वेश्चंस की ना। आज वाकई में मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार होंगे। चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं और मन लगा के बिल्कुल समझ के इसको करना है हमें। और आप लोग भी थोड़ा सा घर से रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए चीज़ें आपके लिए क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमारा रिवीजन होना, मैथ का तो रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ने से सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं इसको लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। पेपर में हर चैप्टर से प्रश्न आता है, आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ, आपको लगेगा कि आपको मैथ आने लगी। लेकिन जैसे ही हम लोग रिवीजन करते हैं और हर चैप्टर का प्रश्न हमारे सामने आता है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रोज रात 9 बजे 10 का डोज डिस्कस करते हैं, जिसमें 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाता है और ये सिखाया जाता है कि वो प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा, अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। अमन ने एक कार को अनुज को बेचा है और कैसे बेचा? 10% की हानि पर बेचा। अनुज के कार को इतने रुपए में 12% की हानि पर बेचा। अनुज ने कार को इतने % की हानि की और इतने रुपए में बेच दिया। अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है? मतलब अमन ने यह कार कितने रुपए में खरीदी होगी, यही पूछा गया आपसे। चलिए तो अब बात समझिएगा। आप अमन मान लीजिए, एक अमन है और एक अनुज है, ठीक है। क्या कह रहा? अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेचा। अमन ने क्या किया है? 10% की हानि पर अनुज को कार बेचा। हानि का मतलब माइनस, 10% की हानि पर अनुज को कार बेच दिया। फिर क्या कह रहा है? अनुज ने कार को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,54,400 रुपए में 12% की हानि पर बेच दिया। अब अनुज ने क्या किया? ये कार दूसरे किसी व्यक्ति को बेचा, उसका नाम नहीं दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने कहा किसी को बेचा। अरे मान लो यार अपनी वाली को बेच दिया ना, चलो अनुज ने इसको बेच दिया अपनी कार, और कितने % की हानि पर बेचा? 12% की हानि पर बेचा, बेच दिया। तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा? अमन के लिए कार का क्रय मूल्य पूछा गया। आप कह दो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। अब सुनते जाओ, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अमन ने क्या किया? 10% की हानि पर बेचा। 100 से 10 घटाओ, हानि जब भी होगी उसको 100 से माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, 90/100। फिर अनुज ने 12% की हानि पर बेचा, तो 100 से 12 माइनस करो प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 88/100। और इसके लिए इसने कितने रुपए दिए हैं? 5,5,4,4,0,0, इतने ही तो रुपए दिए।
अब इसको चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा 11 अठे 88, यहाँ पे आइए 11 पचे 55, 0 11 चौको 44, कट गया। फिर काटिएगा 8 का नम 8, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, फिर 1 0 से 1 0, 9 एक नम 9, 9 सते 63, कितना आया 700। अब x ये 10 और 100 का गुणा 700 में कर दीजिए, 700 गुणे 10 गुणे 100, तो 7 1 2 3 4 5, तो x किसका मान था, अमन के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। x की वैल्यू कितनी आ गई 70,000, ये आपका आंसर आ गया। बताओ प्यारे बच्चों कोई डाउट है? भैया हमें लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज के अनुसार प्रश्न को करना है, कभी भी उल्टे सीधे तरीके से प्रश्न को नहीं लगाना है। हम बस आपको प्रैक्टिस बैच में यही सिखाएंगे कि बड़े से बड़े प्रश्न को हम लोग कैसे लैंग्वेज समझते हुए एक बेसिक मेथड से भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस लैंग्वेज पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए कि वो लैंग्वेज कह क्या रहा। उसने कहा अमन ने अनुज को बेचा 10% की हानि, हमने बना दिया अमन ने अनुज को बेचा 10% की हानि पर। अनुज ने 12% की हानि पर किसी को बेचा, हमने कहा अपनी वाली को बेच दिया 12% की हानि पर। यार हानि सह लेंगे, कोई अपना है तो उसे थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए। और 12% की हानि के बाद कितने रुपए में बेचा था, 5,54,400 रुपए में। तो इसने कितने रुपए दिए, 5,54,400 रुपए में। और x की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिए, क्योंकि अमन के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए था और x की वैल्यू आ गई 70,000। बताओ कोई डाउट है आपको? बिल्कुल क्लियर है। एक एक पॉइंट को समझना, मैथ आपको आएगी, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मेरा देखते चलना कि मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ। कैलकुलेशन पे फोकस रखिएगा बस। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, और ये भी एक अच्छा प्रश्न है, जीडी 2021 के पेपर का आया हुआ है। ये प्रश्न जीडी 2021 के पेपर में आया है। अब क्या कह रहा है, कितना अच्छा प्रश्न है, इस बात को समझो। कह रहा एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। अरे यार किराना को कोई व्यापारी है, वो 10% लाभ पर चावल को विक्रय करता है और ऐसे बांटों का उपयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है। और जब पहले तो बात तो चावल को 10% लाभ पर बेच ही रहा है, उसके बाद वो क्या करता है, जो तौलने वाले बाट होते हैं जिससे वो भार तौलता है, उसमें भी 20% का घपला कर देता है। तब उसका लाभ क्या होगा? तब तो भाई लाभ ज़्यादा कमाएगा। अब समझिएगा क्या लाभ होगा। भाई आपने पहला एक प्रॉफिट उठाया है कितने परसेंट का, 10% का, और दूसरा प्रॉफिट क्या है वो पहले आप निकालो। दूसरा प्रॉफिट निकालोगे कैसे, क्या कहा, और ऐसे बांटों का उपयोग करता है जो बाजार के मूल्य से 20% कम है। मतलब जब आपको 1000 ग्राम तौलना होता है तो आप इसका 20% कम तौलते हो। तो 1000 का अगर 20% कम तौले तो 100 से 20 माइनस करो, तौले कितने, 80/100, 2 0 से 2 0, 2 0 2 0, कितना तौले, 800 तौल दिया। मतलब आपको तौलना चाहिए था 1000 ग्राम, आपने तौला कितना, 800 ग्राम। तो आपने लाभ कमा लिया। लाभ कमाया भैया, कितने ग्राम का लाभ कमाया, 200 ग्राम का। 200 ग्राम का आपने लाभ कमाया, ये आपका प्रॉफिट आया। लेकिन पहला वाला प्रॉफिट परसेंट में है तो दूसरा वाला प्रॉफिट भी परसेंट में होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब समझिएगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सीपी यहाँ पे 1000 रखा जाए ना, यहाँ पे आपके लिए जो सीपी है वो 800 ग्राम है, क्योंकि आप उस वस्तु को खरीद रहे हो। प्रॉफिट कौन कमा रहा है, दुकानदार। तो उसको प्रॉफिट किस पे हो रहा है, जब वो ये वाला 800 ग्राम बेच रहा है
तो आपका जो सीपी होगा वही दुकानदार का सीपी होगा। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है और प्रश्न गलत लगा देता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 चौको 8, 25 चौको 100। तो प्रॉफिट टू कितना आ गया भैया? 25% का। तो प्रॉफिट टू कितना आ गया? 25% का। अभी समझते जाओ, अभी पूरा प्रॉफिट नहीं आया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ, जब भी क्वेश्चन में कुल लाभ लग जाए या टोटल प्रॉफिट लग जाए, कुल लाभ, तो वहां पे प्रतिशत परिवर्तन लगता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना ज्यादा एसएससी जीडी ने हार्ड बनाया। अब यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला है। प्लस तब लगाते हैं जब प्रॉफिट होता है और माइनस तब लगाते हैं जब हानि होती है। तो आपको दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। 10 प्लस 25 प्लस का 10 गुणे 25 बटे में 100। तो 10 और 25 35 प्लस का 1 जीरो से 1 जीरो, 10 से भाग करोगे 2.5, कितना परसेंट का प्रॉफिट? 37.5% का प्रॉफिट। बाबू इसके अलावा इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते, पहला प्रॉफिट ये वाला उठाते 10% का, दूसरा 20% का नुकसान उठाते हैं और प्रॉफिट परसेंट ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर बना देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। आपका आंसर सही आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपको, जब आपने 20% कम तौल की है, मतलब 200 ग्राम का जो प्रॉफिट कमाया है, उस पे आपको दूसरा प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा। जब तक आप दूसरा प्रॉफिट प्रतिशत नहीं निकालोगे तब तक आपका आंसर आ ही नहीं सकता सही वाला। एसएससी जीडी का सबसे बेहतरीन प्रश्न है, सबसे अच्छा। नोट करिए जल्दी से सभी लोग फटाफट। अब ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन भी करना हो, आपका समय भी वेस्ट हो, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करना हो पेपर में। अब नॉर्मल नहीं रह गया। बिना मेहनत करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने नहीं वाला। एक छोटी सी बात कहते हैं, बहुत सारे बच्चे से भाग्य से अपने उम्मीद करते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। तो मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा। और कर्म पे जितना ज़्यादा जोर दोगे, और कर्म पे जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। और कर्म पर जितना ज़्यादा, कर्म से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो आपको कहीं उससे ज़्यादा देगा। कर्म का मतलब अपनी मेहनत पे। बहुत सारे लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य से कुछ नहीं होने वाला। आप कर्म करो, मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। तो अपने मेहनत के ही दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। भाग्य में जितना लिखा हो तो मिलना ही मिलना है। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। भाग्य के सहारे कोई बैठा नहीं रह सकता, और भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के भाग्य भी साथ नहीं देगा। तो अपने भाग्य के साथ साथ अपनी मेहनत को कभी भी छोड़ना नहीं। आप लगातार परिश्रम करो, परिश्रम से ही सफलता मिलेगी, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसको माइंड में नोट कर लेना। जो बातें हैं इनको नोट करके लिख लिया करो कि हाँ, भाग्य पे कभी ज़्यादा विश्वास करके बैठने वाला नहीं है। हमेशा अपने कर्म पे विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। वाह, ये पढ़िए जल्दी से, फटाफट पढ़िए और लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चंस के एक एक पॉइंट को समझिए। क्या कह रहा है इस बार? कह रहा है एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नगद भुगतान करते हैं छूट के बाद की 10% अतिरिक्त छूट देता है। 3600 की भुगतान के जैकेट के लिए नगद मूल्य में कितना भुगतान करना होगा? अब समझो, आप एक जैकेट लेने गए, वहां पे वह जैकेट की कीमत 3600 रुपए थी। उस जैकेट पे कितना रुपए लिखा था? 3600। दुकानदार ने आपको कहा कि हम आपको 15% की छूट देंगे। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो जब भी छूट देते हैं तो 100 से माइनस करके लिखा जाता है। तो 15% की छूट दिए तो कितना बचा हमारे पास? 85 बटे में 100।
फिर कहा अगर आप छूट के बाद, जो आपको 15% की छूट दी गई है, इसके बाद भी अगर आप नगद भुगतान कर देते हो, मतलब तुरंत पेमेंट कर देते हो, तब हम आपको एक अतिरिक्त छूट देंगे। कितने परसेंट की? 10% की एक और छूट देंगे। तो 100 से 10 घटाओ कितना? 90/100। तो उस दुकानदार को कितने रुपए का भुगतान करना हुआ? हमने कहा x रुपए का भुगतान किया आपने। चलो सॉल्व करो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और काटो। ये कटेगा 17 × 5 = 85, ये 5 दूनी 10, ये 18 बार में, ये 18 × 17 × 9 = x। इन सबका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 × 7 = 63, 3 × 8 = 24, आंसर आएगा 2754 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी कैसे आ गया? मतलब आप उस जैकेट की कीमत या उस वस्तु की कीमत 3600 रुपए थी, उस वस्तु की कीमत 3600 रुपए थी। दुकानदार ने कहा अगर यह वस्तु आप खरीदते हो तो मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा। तो एक डिस्काउंट 15% का हुआ, 100 से 15 घटा के डिस्काउंट निकाला गया। फिर दुकानदार ने कहा अगर डिस्काउंट के बाद आप और डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप नगद पेमेंट करो, मतलब तुरंत का भुगतान करो, तुरंत कैश दे दो उनको। नगद भुगतान करोगे तो हम 10% और छूट दे देंगे, तो 10% की एक छूट और आपको मिल गई। तो टोटल छूट के बाद, ये सारी छूट के बाद आपने दुकानदार को कितना पेमेंट किया? 2754 रुपए। अब हमने कैलकुलेशन कैसे किया ये भी समझ लीजिए। हमने किया यूनिट डिजिट, 9 × 7 = 63, 63 का 3, 3 × 8 = 24, 24 का 4, लास्ट में 4 आना चाहिए। ये यूनिट डिजिट का मेथड होता है। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से नोट करो। बढ़ा जाएंगे। चलिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। ये आएगा जरूर, ऐसा आपके पेपर में एक प्रश्न 100% आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये छप जाएगा, गारंटी है हमारी। अगर मैंने कह दिया तो ये छप भी जाएगा, ये भी तुम समझ लो, ठीक है। और बताओ सब बढ़िया है? हाँ, बहुत दिन बाद क्लास आए हैं हम भी, और तुम भी बहुत दिन बाद आए हुए हो। कोशिश करो जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबको जल्दी से जल्दी क्लास में जोड़ दो, क्योंकि अब क्लासेस रुकने वाली नहीं है। उम्मीद पूरी करो कि चैप्टर वाइज क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो धमाकेदार क्लासेस होंगी। सबसे पहले टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको रेलगाड़ी पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब का पहला चैनल होगा ये, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट वेल मेंटेन टाइप वाइज कहीं नहीं अवेलेबल होगा। वैसे कंटेंट अवेलेबल कराने वाला हूँ मैं आपको। अब निश्चिंत रहो, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। आइए इसको समझते हैं। कह रहा 6500 रुपए की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है, कह रहा है 6500 रुपए की एक राशि है, राशि 6500 की है, मतलब प्रिंसिपल आपको 6500 रुपए दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 7% और समय आपको दिया गया 3 वर्ष का। आपको डिफरेंस बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, यही आपसे पूछा है। तो बाबू एक बात को समझना आप कि जब भी 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ ले, 3 वर्ष में, ये भी याद रखिएगा, लैंग्वेज में जो बोल रहा हूँ, 3 वर्ष में जब भी आपसे कहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना भैया, और सब भूल जाओ आपने जो भी पढ़ा है। इससे आसानी से आप प्रश्न लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है, ये सबसे आसान है, ठीक। तो इसको भूलना नहीं कभी। ये 3 वर्ष के लिए है, याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड है। जब 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा जाए, तब आप लगाओगे d = PR² / 100 का स्क्वायर, 300 + R/100। बात क्लियर है? चलो आओ, रखो सबकी वैल्यू रखो। आपको d निकालना है ना, d निकालना है डिफरेंस। p आपको दिया गया 6500, r आपको दिया गया 7 × 7 बटे में 100 × 100। ये 7 है, इसमें ऐड हो जाएगा 300 बटे में 360 बटे में 100। चलो कैंसिल आउट करो, 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। और कुछ कटेगा? अच्छा पॉइंट में जाएगा, हाँ पॉइंट में तो जाना ही जाना है,
बिल्कुल जाएगा। चलो इसको काटो पहले, 13 और ये 5 दूनी 10, 20। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो अब पॉइंट में जाएगा। 13 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 307 बटे में 20 गुणे 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा पॉइंट में कौन सा आंसर जा रहा है। आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बस एक बात है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसमें पुट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से सभी लोग फटाफट करो। अच्छा, 3 7 21, 1 7 7 7 49 9, तो ये जाएगा 2 चौक 2 पंची 10। हाँ, कुछ 4 बार के पॉइंट में देखो कुछ 98 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। कैलकुलेट करके आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप इस फार्मूले को समझ गए हो ना, इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये फार्मूला लगाना कहाँ है? जब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछा हो, या 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, प्रिंसिपल पूछा हो, प्रिंसिपल दिया गया हो, अंतर दिया गया हो तो रेट पूछा हो। ये ऐसे प्रश्नों में लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखना इस फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। चलिए आइए अगला प्रश्न लिया जाए। ये भी एक खतरनाक, ये चैप्टर तो आपको पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा दमदार तरीके से और बिल्कुल अच्छे लेवल पे। ऐसा शायद ही आपने ऐसे कभी पढ़ा होगा। एक एक टाइप वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक प्रश्न को बिल्कुल और बिल्कुल साधारण तरीके से। वो दिन भी बहुत करीब आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर चैप्टर वाइज क्लासेस कब प्रारंभ होंगी। बस प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद धमाकेदार क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी आपकी। आइए चलिए समझते हैं इसको। कह रहा है एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है और ये एक चोर को देखता है। ठीक है, ये चोर है थीप। थोड़ा सा पास कर दें लोग। ये है थीप, एक चोर को देखता है। कितने मीटर की दूरी पर देखता है? 150 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिस यहाँ पे खड़ा है और चोर यहाँ पे खड़ा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 150 मीटर। फिर क्या कह रहा है? वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। चोर जैसे ही पुलिस को देखता है और पुलिस जैसे ही चोर को देखती है, दोनों भागना शुरू करते हैं। चोर यहां से भागना शुरू करता है खटखट खटखट खटखट। कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से? 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और पुलिस इसका पीछा करना शुरू करती है 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चोर भागता है वहां से तेजी से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और पुलिस जैसे ही चोर को देखती है अपनी स्पीड बढ़ाती 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि भैया चोर को पकड़ना है तभी तो माल मिलेगा। अब समझो, हम फिर क्या आता है? पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा चली गई दूरी। चोर कितनी दूरी चलेगा जब पुलिसकर्मी इसको पकड़ लेगा? एक समय ऐसा आएगा कि चोर पकड़ा जाएगा। हमने कहा चोर यहां से यहां पहुंचने में x मीटर की दूरी चला, और फिर पुलिस इसको पकड़ने के लिए इसका पीछा कर रही थी यहां से, और यहां पे जाके पकड़ ली, तो पुलिस ये 150 मीटर और चला होगा और ये वाला x मीटर चला होगा, तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी x प्लस 150 मीटर हो गई, क्योंकि पुलिस चोर से 150 मीटर दूरी पे खड़ा था तो उसको 150 मीटर और चलना होगा। अब समझिएगा, हमें बताना क्या? पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा चली गई दूरी, हमें x मीटर की वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पे पुलिसकर्मी ने पकड़ा है, चोर द्वारा चली गई दूरी बताना है। चोर यहाँ से यहाँ चला है तो वो x मीटर चला है। ठीक है, अब समझिएगा, इसके लिए स्थिर समय होता है, एक फॉर्मूला है स्थिर समय का, ये सब आपको ध्यान रखना है। d1/s1 इक्वल टू d2/s2। अब समझिएगा, जैसे d1 में हमने पुलिस की दूरी रखी, d का मतलब होता है क्या? डिस्टेंस, s का मतलब स्पीड। d का मतलब क्या? डिस्टेंस, s का मतलब स्पीड। अब हमने जैसे d की जगह पे पुलिस द्वारा तय की गई दूरी रखी, कितनी?
x प्लस 150 मीटर। तो पुलिस द्वारा चाल लिखेंगे, पुलिस की चाल कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। चोर द्वारा चली गई दूरी x मीटर, चोर की चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। जिसकी ऊपर जिसकी डिस्टेंस रखेंगे नीचे उसकी चाल रखेंगे, समझ गए। ऊपर जिसके द्वारा चली गई दूरी रखी जाएगी, नीचे उसकी ही चाल पुट की जाएगी। ठीक, चलो इसका इधर गुणा कर दो, ये 5x प्लस का 15 25 75 और 7 का इधर गुणा कर दो 7x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू 750। 2 से काट दो, 2 3 6, 1 हाथ से जाएगा 2 से 14 2 5 10, x बराबर 375 मीटर। तो x किसकी द्वारा चली गई दूरी है, ये चोर द्वारा चली गई दूरी है, क्योंकि चोर द्वारा चली गई दूरी को क्या माना गया था, x माना गया था। चोर यहाँ से यहाँ ही तो गया है, यही चोर द्वारा चली गई दूरी है। तो कितना चोर द्वारा चली गई दूरी है 375 मीटर। बताओ बाबू कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये चैप्टर आप आने तो दीजिए एक बार ऑनलाइन में, फिर देखिएगा कि आपको कैसे नहीं समझ में आता। मैं देखता हूँ एक एक पॉइंट को ऐसा आपको समझाया जाएगा, ऐसे टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा कि आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। आएगा वो दिन भी आएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थी ने विज्ञान की परीक्षा दी, 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 85 था। पूरी कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम एक नॉर्मल मेथड बताते हैं। आप नीचे संख्या लिखिएगा, कितनी, पहली वाली 30 है और दूसरी वाली कितनी है, अन्य 10, क्योंकि टोटल 40 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है 95। अन्य 40 विद्यार्थी कक्षा में थे, 30 के अंकों का औसत इतना है, जब 30 निकल गए 40 से तो बचे कितने 10। तो अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 85, 10 का कितना है 85 है। पूरी कक्षा के अंकों का औसत बताइए, पूरी कक्षा का आप x मान लेना, और टोटल हमेशा बीच में आता है। टोटल की वैल्यू कहाँ आती है बाबू, बीच में आती है। ठीक, अब समझिएगा, 1 0 से 1 0 काट देना, यहाँ पे संख्या का रेशियो बन जाएगा। 3 का गुणा इसमें करिएगा, 3 25 15 5 हासिल लगाए, 3 9 18 1 19। 1 का गुणा इसमें करिएगा 85 बटे में इन दोनों का योग 3 1 4 इक्वल टू में x की वैल्यू निकालनी है। ये 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 9 9 18 का 8 हासिल लगेगा 1 2 बटे में 4, क्या हुआ 3 25 अच्छा इसको सॉरी 3 25 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 3 9 27 1 28, ओहो। फिर ये 85 और बटे में 4 इक्वल टू में x, सॉरी 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 8 16 17 7 हासिल लगेगा 1 2 1 3 बटे में 4, काटो 4 9 36, 1 हासिल जाएगा 4 दूनी 8, 0.4 पंचे 20 है, कोई 92.5। देखो कितना आसान मेथड है, बताओ कोई डाउट है? ये सबसे खतरनाक और मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। हमने इसके ऊपर 2 स्पेशल क्लासेस बना रखी हैं ऑनलाइन में कि आप इस मेथड को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड को आप कहां कहां लगा सकते हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन में 2 क्लासेस बना रखी हैं आपके लिए कि आप इस मेथड को किन किन क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन में मेरी वो 2 क्लासेस पढ़नी होगी, उस पर थंबनेल पे लिखा होगा। आज मैं अच्छा डिस्क्रिप्शन में वो क्लासेस भी डलवा दूंगा, उस पर थंबनेल पे लिखा होगा एक ही तरीके से हजारों प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका। ये सबसे अच्छा तरीका है। चले आगे बढ़ा जाए, आइए जल्दी चलते रहिए, समय बहुत कम है। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटों में तय करती है। यदि इसकी चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, हमने कहा एक कार यहां से यहां जाती है, कितनी स्पीड से? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। यहां से यहां गई है। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए,
यदि इसकी चाल को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के कितनी कर दिया जाए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो कार द्वारा इसी दूरी को अब कार द्वारा तय करना है। मतलब अब कार को यहाँ से यहाँ आना है। पहले कार यहाँ से यहाँ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब कार यहाँ से यहाँ आ रही है, तो अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हुई तो उसको समय अब क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कार यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ वापस आई, तो दोनों बार जाने और आने में कार द्वारा चली गई दूरी कैसी है बाबू, बराबर है। भाई यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से वापस आई, मतलब आप अपने घर से कोचिंग आते हो, कोचिंग से घर जाते हो, तो चली गई दूरी क्या है, बराबर है। और जब भी चली गई दूरी बराबर हो, बराबर दूरी हो, ये चैप्टर आने ही वाला है आपके लिए अब, तो S1 T1 बराबर S2 T2 लगाते हैं। ठीक है, चलिए S1 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय, 3 घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय, T2 समय। कैलकुलेट करो जल्दी से, अब तो आप लगा ही लोगे। 18 चौको 72, 18 तेई 54, ये 3 त्रिका 9 और बटे में 4 इक्वल टू T2। ये 4 दूनी 8, बचेगा कितना, क्या हुआ, 18 चौको 72, 18 तेई 54, हाँ 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, ठीक है 2, फिर गलत हो रहा है क्या, अच्छा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं तो बना देंगे। करो 4 दूनी 8, हासिल जाएगा 1, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 आवर का समय लगेगा जब उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन में नहीं, बना दो 2.25 आवर, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। आप बताओ सबको समझ में आया। बस आप एक हमारे मेथड को, हमारी बातों को सुनिए, कैलकुलेशन बाद में जाए। ये वाले चली गई दूरी बराबर है, जब चली गई दूरी बराबर होगी तो आप लगाना S1 T1 बराबर S2 T2। क्लियर है, और फिर कैलकुलेशन आप कर लो यार, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक, चलो आओ अगला प्रश्न समझो। जीडी ने मतलब आग लगा रखी है क्वेश्चन में, सच बता रहा हूँ, एक से बढ़ के एक प्रश्न दे रहा है, और जीडी का सिलेक्शन लेना तो हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, मेहनत के साथ पढ़ना होगा। नॉर्मल तैयारी से अब कुछ नहीं होने वाला बाबू, अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आओ क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 64759288 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 647592 किससे विभाज्य है, 88 से। ये संख्या 88 से पूरा विभाजित है। ठीक है, यदि इसी संख्या के अंकों को आरोही क्रम का मतलब बाबू क्या, असेंडिंग ऑर्डर, देखो कहीं लिखा होगा, नहीं दिखा, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर। जब इसी संख्या के अंकों को असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। चलो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 और 7 के बाद 9। बढ़ते हुए क्रम में संख्या व्यवस्थित हो गई। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। अब जो ये नई संख्या बनके तैयार हुई, ये वाली, तो अब आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब ये किससे विभाजित होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको बाबू एक बात बताते हैं छोटी सी, बहुत बार मैं बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं एक बार और। चलिए, जैसे हमने कहा एक संख्या 24 जो है ये 8 से विभाजित है, 8 त्रिक 24 विभाजित है। तो ये 24 है, ये इस संख्या के फैक्टर से भी विभाजित होगी। जैसे 4 दूनी 8 इसका फैक्टर होगा, तो देखो 4 छंग 24 और 12 दूना 24। बेटा अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। इसको नोट में सबसे ऊपर हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लो। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। ठीक, अब समझिएगा। जैसे यहां पे कहा यह संख्या 88 से विभाजित है, तो अगर हम 88 का फैक्टर कर दें 8 गुणे 11, तो ये संख्या 11 से भी विभाजित हो जाएगी और 8 से भी विभाजित हो जाएगी।
अब आपसे कहा इस संख्या के अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, और कैसे व्यवस्थित किया जाए? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद यह नई संख्या जो आएगी इनमें से किस संख्या से विभाजित है? तो भैया आप समझिएगा, एक 22 दिया, अगर आप 22 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 11 गुणे 2। एक आपको 66 दिया, 66 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 11 गुणे 3 गुणे 2 आएगा। एक आपको 44 दिया, 44 का फैक्टर करो 11 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2। एक आपको 03 दिया, तो 03 ही है, उसका फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब समझिएगा, अब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। 2 से वही संख्या विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। 2 का नियम यही तो कहता है कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी या उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, या फिर कोई भी सम संख्या हो, तभी वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी। तो देखिएगा, इसके फैक्टर में भी 2 है, इसके फैक्टर में भी 2 है, इसके फैक्टर में भी 2 है। तो जब सबके फैक्टर में 2 है, अगर यह संख्या 22 से विभाजित हो तो यह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर यह संख्या 66 से विभाजित हो तो यह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। अगर यह संख्या 44 से विभाजित है तो यह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। जबकि इस संख्या का अंतिम अंक 9 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, मतलब ये तीनों आंसर नहीं बनेंगे। आपका बचा क्या? 03। बस आ गया आपका आंसर। बस ऐसे चीज़ों पे आप, मैंने कहा ना, प्रैक्टिस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे जो प्रश्न पेपर में आते हैं और हम लोग छोड़ देते हैं, वैसे प्रश्नों को हमें करने के लिए प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की क्लास अब नहीं रुकने वाली। आप भी आग लगा दो और हम भी आग लगा देंगे। आप इतना शेयर करो कि जितने प्यारे बच्चे तैयारी करते हैं उनके बाद ये प्रैक्टिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जरूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये धुआंधार क्लास होने वाली है। अब ये रुकने वाली नहीं। हम लोगों ने 30 क्लासेस डिस्कस की थी, अब बहुत सारी आने वाली। अब तो रेगुलर चलने वाला है ना, और चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगे, रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगे। ऑनलाइन में मैं अब रेगुलर पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए जो लॉस हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे ज़रूर। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाते रहो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ हमारे साथ होता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा जैसा आप हमें साथ दोगे हम वैसे वैसे आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वाह, कह रहा निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 156 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले आप 156 का फैक्टर करो। 3 25 15, 3 दूनी 6 आ गया फैक्टर। एक और फैक्टर करो इसका। किसमें? सबसे पहले चलो 3 का नियम लगा लेते हैं। हमने आपसे एक बार बताया है फिर से कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। क्या? अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अब इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग यही बात कर रहे थे ना। क्या हुआ भैया? इस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैंने बोला है ना, मैंने नया सेटअप लगाया है, थोड़ा सा लाइनिंग वाइनिंग का इशू आ रहा होगा कभी कभार, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त करो। और क्या कर सकते हो यार, थोड़ा सा धैर्य बनाओ, जल्द ही बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा और समय दे दो। क्या किया जाए, हेल्थ इशू ऐसा हो गया था कि मैं 1 महीने के लिए गायब ही हो गया था, आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई हमारी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस बार बिल्कुल ब्रिलियंट, बिल्कुल नए तरीके से क्लासेस प्रारंभ कर रहा है। जो PDF नहीं आती थी आपकी, वो सारी PDF अब आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कराई जाएंगी। अगर मैंने बोला रात में क्लास हुई है तो कल 12 बजे तक PDF जरूर आ जाएगी, और अगर कोई क्लास सुबह हुई है तो उसकी PDF शाम तक आ जाएगी। ठीक है, इससे निश्चिंत रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सभी लोग, आप PDF मिलेंगी आपको। ये जितनी क्लासेस हो रही हैं, इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, कल सुबह आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब बात समझिएगा। हमने बोला था अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, आइए अब समझते हैं।
तो 3 का नियम यहाँ पे हमें लगाना है। हाँ, ओहो ये क्या ले लिया मैंने। अब हमने 3 का नियम लगाना है। 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग करो, और संख्याओं का योग करने के बाद अगर वह योग 3 से विभाजित है, क्या, संख्याओं का योग करो, अगर वह योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। चलो और 3 का नियम लगाओ, तो इसका योग करो 3 2 5 1 6, तो यह संख्या 3 से विभाजित है। 6 2 8 ये संख्या नहीं विभाजित है। 6 3 9 9 9 18 ये संख्या 3 से विभाजित है। 4 2 6 1 7 ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 8 1 9 2 11 7 18 ये 3 संख्या से विभाजित है। 3 2 5 1 6 6 6 12 ये भी 3 से विभाजित है। 7 7 14 1 15 6 21 ये भी 3 से विभाजित है। 8 1 9 9 8 17 ये 3 से विभाजित नहीं है। सबसे पहले हमने वे संख्या निकाल ली जो संख्या 3 से विभाजित है। 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग करिए, योग करने के बाद जो संख्या 3 से विभाजित हो, योग करने के बाद, योग अगर 3 से विभाजित है, योग मतलब ऐड, सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक, तो अभी मेरे पास कितनी संख्याएं बची? 1 2 3 4 5 संख्याएं बची, ऑप्शन में भी 5 है। अब प्यारे बच्चे कहें सर जी 5 ही लगा दीजिए। अभी और चेक कर लो, ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जो 156 से विभाजित ना हो। अभी तो आपने 3 से चेक कर लिया है, अभी आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो 18 चौको 13 चौको 52 से, 4 से। 4 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हों तभी वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, तो अंतिम दो अंक 12 36 72 16 76 सब में विभाजित है। ठीक है, 13 चौको 52 ना, तो 312 हो गई, 936 हो गए, 1872 हो गया, 3216, 3 2 5 1 6 6 6 12। ठीक है, 7 1 8 8 से 14 7 21। ठीक, लेकिन एक संख्या और इसमें कोई है, ये 3216 जो 156 से विभाजित नहीं है। 3216 जो है वह 156 से विभाजित नहीं है। कैसे? अगर हम उस 3216 को 13 से भाग करके देख लें, 13 दूना 26, कितना बचेगा? 5। 13 13 39, कितना बचेगा? 1 हासिल जाएगा, 11 से 9 जाएगा 2, 1 हासिल गया, 4 से 3 जाएगा 1, और 13 से ये कटेगी नहीं। फिर समझ गए? 3136 जो है 3216 ये 13 से विभाजित नहीं है, मतलब ये भी संख्या 156 से विभाजित नहीं है। अब जितनी संख्याएं बची हैं, कितनी? 4, वे संख्याएं क्या हैं? 156 से विभाजित है। ये भी आपके एसएससी जीडी 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार एक ऐसा प्रश्न आपके पेपर में बन के आएगा, क्योंकि एसएससी सिर्फ इस पे काम कर रहा है कि आपका समय सबसे ज़्यादा बर्बाद कहाँ पे होगा, आप सबसे ज़्यादा टाइम कैसे लोगे, बस इसी पे काम कर रहा है। एक प्रश्न आपके लिए, और इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात कल इसी प्रश्न से होगी। ये भी जीडी 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 100% ऐसे प्रश्न इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग बताइए क्लास समझ में आई है? अगर समझ में आई तो एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब जगह फॉलो कर लीजिए। मैं सब जगह अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर ऐसी बेहतरीन क्लासेस रोज होंगी। 2 से 3 दिन के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं। जितने भी नए बच्चे हैं वे जुड़ जाएं, उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ब्रिलियंट के चैनल पे आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जो आप अभी तक सोचे नहीं थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसी 10 के डोज की क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। केवीएस, पीआरटी वाले, टेट वाले, सुपर टेट वाले, एसएससी वाले, बैंक वाले, रेलवे वाले, सभी को इस प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है मीन्स ज्वाइन करना है। प्रॉफिट तब दिखेगा जब आपका पेपर होगा, बिना पेपर का आपको प्रॉफिट नहीं दिखने वाला। जितने बच्चे पेपर देने जाते हैं उनसे पूछो, उनको इसका प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, आगे हमारी मुलाकात आपकी कल होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।